आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज हम ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं और ज्योमेट्री हम 3-4 लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट सर्कल से करेंगे। उसके बाद हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद सर्कल और ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखेंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल से थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे खूब और आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो उससे हमारे पास में एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आ जाएगा। उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका पहले बेस स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। और जो भी मैं बताऊंगा ना, लगभग लगभग क्या, अगर मैं आज सर्कल पढ़ा रहा हूं तो सर्कल से आज तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन, जिस भी थ्योरम्स पे क्वेश्चन आए वो सारे मैं आज कवर करा दूंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने तैयारी कैसे की थी, तो मैं कभी इसके लिए अलग से कोई लेक्चर नहीं देखा। मुझे 10th की काफी चीजें याद है। 10th में मैंने पढ़ा था, आर डी शर्मा से लगाया था मैंने, तो मुझे काफी चीजें याद हैं। और जब मैं मॉक देता था ना, कोई चीज नहीं आता तो मैंने देख लिया, हाँ सोल्यूशन ऐसे है या कोई थ्योरम ऐसा है, तो उसको मैंने याद कर लिया, नोट डाउन कर लिया अलग से। तो ये चीजें है, आपको सेल्फ लर्निंग भी करनी चाहिए आपको। लेकिन हाँ, ये जितना भी सर्कल का, अगर मैं सर्कल पढ़ा रहा हूं तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं सब बता दूंगा। हाँ, इस पे बेस्ड कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको पहले बात तो थ्योरम सारी पता होनी चाहिए ना। तो बस यही है। तो आप यही है कि आप बहुत ज्यादा ये नहीं कि 20 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, 40 घंटे के लेक्चर देख रहे हो। आप ना बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद आप खुद क्वेश्चंस को सीखो, तभी आपके अंदर सेल्फ लर्निंग करने की एबिलिटी आएगी। तो यही है बस। बाकी आप अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, 20-20 घंटे लेक्चर देखो, चाहे 40-40 घंटे लेक्चर देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आज हम सर्कल स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली बात तो मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी लिख दी है कि रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी को रेडियस करते हैं। और डायमीटर, सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई दो पॉइंट है, अगर वो डायमीटर से पास कर रहा है, एक लाइन है, तो हमारी डायमीटर कहलाएगी। डायमीटर हमारा 2 इंटू रेडियस होता है। बाकी टेंजेंट, अगर कोई भी सर्कल को कोई लाइन टच करती है तो टेंजेंट कहलाती है। बाकी सेकेंट है, कोई भी लाइन अगर ऐसे सर्कमफ्रेंस को ऐसे काटते हुए निकल जाती है उसको सेकेंट कहते हैं। बाकी कॉर्ड है, कोई भी सर्कल, कोई भी सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट अगर है, अगर उसको मिला दे, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है, इसको मिला दे तो ये कॉर्ड होगा। कॉर्ड जैसे यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी हम कॉर्ड वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज है। अब हम आते हैं मेन। तो कोई भी लाइन सर्कल को अगर टच करके निकलती है तो उसे टेंजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और यहाँ पे ये जो ए बी लाइन है ये टच करते हुए सर्कल को निकल जा रही है। और कहाँ पे टच कर रही है, पी पे टच कर रही है। तो जहां पे वो लाइन सर्कल को टच कर रही है ना, अगर रेडियस को हम मिला दें उस पॉइंट से तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे माइनर आर्क होता है और मेजर आर्क होता है। माइनर आर्क, जैसे ये दो पॉइंट है, तो जो छोटा वाला हिस्सा होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस का, उसको माइनर आर्क बोलते हैं। और ये देखो पिंक वाला जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसको मेजर आर्क बोलते हैं। अब जो सेक्टर देख लो, ये हमारा क्या है, सेंटर। तो ये हमारा हो जाएगा सेक्टर। और ऐसे ही जैसे ये सेकेंड होता है ना, सेकेंड, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब इसमें भी, इसको भी माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा बच गया, इसको हम मेजर सेगमेंट बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो छोटे वाला सर्कल है, या ये जो ब्लू वाला सर्कल है, येलो वाला, ग्रीन वाला या पर्पल वाला, इन सबका सेंटर ये है ना, ओ। तो ये हम इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम देखते हैं, अब हम मेन चीजें देखेंगे जिसपे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखो, सर्कमफ्रेंस जो होता है, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर बेसिकली। तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, ये जो है ना, ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, ये पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया। और उसकी जो वैल्यू होती है वो 2πr होती है, 2πr। और हमें पता है जो डायमीटर होता है वो 2 इंटू आर होता है। तो ये 2r को हम डी भी लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे पाई लिख दिया है। अब आ जाओ आर्क लेंथ। जो आर्क है ना, ये जो आर्क है, हमसे पूछ लिया कि सपोज, जैसे अगर मैं यहाँ पे शो करूं, मान लो हमसे पूछ ले या इतने दूरी की लेंथ कितनी है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो। तो ये कुछ नहीं है यार, ये हमसे पूछ रहा है एक जो सर्कमफ्रेंस है, टोटल जो सर्कल है उसका एक हिस्से की पूछ रहा है, इसकी लेंथ कितनी है। जैसे यहाँ पे अगर ये पूरा सर्कल है, ये जो है ना हमारा, ये पूरा सर्कल है, ऐसे बड़ा सा सर्कल है, हमसे कह रहा है इतने हिस्से की लेंथ बताओ ना। तो अगर ये पूरा 360 डिग्री है और हमसे पूछ रहा है ये थीटा, थीटा जो थीटा वाला फ्रैक्शन है उसकी लेंथ बताओ, उतने हिस्से की लेंथ बताओ। तो टोटल 360 डिग्री है, तो इसका ये फ्रैक्शन हो जाएगा, उस पूरे का थीटा फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसको टोटल पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा आर्क की लेंथ निकल जाएगी। तो मतलब हमसे पूछ रहा है कि थीटा जो 360 का थीटा वाला हिस्सा है
उसका आर्क लेंथ बताना है। तो 360 डिग्री का हमें 2 पाई आर होता है, तो ऐसे थीटा का हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको ये सोचना है, कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस उस हिस्से का हमें आर्क लेंथ बता देना है। तो ये आपको पता चल गया। और हमें पता है 180 डिग्री जो होता है ना वो पाई होता है, तो 360 मतलब 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई लिख दोगे आप, तो ये 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा और ये हमारा थीटा आर हो जाएगा। जब हमें थीटा रेडियन में दिया हो और अगर डिग्री में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसे देखो सेक्टर, तो ये तो देखो पूरा एरिया हो गया सर्कल का जो पाई आर स्क्वायर होता है। हमसे पूछ रहा है इस वाले हिस्से का एरिया बता दो, ये जो ये वाला हिस्सा है ना इसका एरिया बता दो। तो आपको पता है ये तो पूरा 360 डिग्री होता है और हमें थीटे का बताना है एरिया, तो मतलब थीटा अपॉन 360 और इंटू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी आप इसको 2 पाई लिख के इसको रेडियन में निकाल सकते हो। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तक हमने 2 चीजें सीखी, 4 चीजें वैसे सीख ली। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर हम आर्क लेंथ निकालते हैं तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल बेसिक था। अब देखो ये क्वेश्चन आया है जिसमें ये कह रहा है जो ए बी आर्क है, ये जो ए बी आर्क है इसकी जो वैल्यू है ना वो 3 टाइम्स रेडियस है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 3r है। तो आपको इस सेक्टर का एरिया बताना है, इस वाले पोर्शन का आपको एरिया बताना है। तो देखो आप 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू 3r कर सकते हो, जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। यहाँ से आपका थीटा निकल आएगा, फिर आप यहीं पे 360 थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है इंटू पाई आर स्क्वायर करके इसका एरिया निकाल सकते हो। ये तो पहला तरीका हो गया। लेकिन आप ध्यान दो कि आपको पता है ये पूरा तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर है पूरा, और आपको इस 3r वाले हिस्से का जो एरिया बताना है। तो ये पूरे का 2 पाई आर है और ये 3r हिस्सा, इतने हिस्से का आपको एरिया बताना है। टोटल एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप पाई से पाई काट सकते हो, आप r से r काट सकते हो और आपका 1.5 r स्क्वायर निकल जाएगा। समझ गए? आपको पूरा देखो, मैं एक बार और बता देता हूँ। आपको पूरा एरिया जो है ना, मतलब पूरा एरिया जो है ना, इस 2 पाई आर हिस्से का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। और आपको ये जो 3r हमें दिया हुआ है ना, 3r, इसका हमसे एरिया पूछ रहा है, मतलब ये जो 3r हिस्से का पोर्शन है इसका एरिया बताना। तो आप ऐसे 3r करके निकाल सकते हो। आपको पता है मतलब इस पोर्शन का पूछ रहा है और पूरे पोर्शन का इतना होता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि आप एकदम फार्मूला से स्टिक हो जाओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि क्या चीज कैसे की जा सकती है। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब देखो हमसे कह रहा है हमें आर्क की लेंथ बतानी है, तो हमें पता है आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हमें थीटा दे रखा है 108 डिग्री है, तो 108 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, और हम 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। डायमीटर तो इसमें डायमीटर दिया तो डायरेक्ट डायमीटर लिख देते हैं हम, इंटू 22/7 पाई, और डी की वैल्यू हमें दी है 7। तो यहाँ से इसको काट दो, ये 3 और ये 10, तो ये हमारा 6.6 आंसर आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो। देखो मैंने जो क्वेश्चन लाए हैं ना, मैं हर कॉन्सेप्ट पे बेस आपको एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन आप खुद पढ़ो। आप सोचो कि सर इतने सारे थ्योरम से इतने सारे थ्योरम्स आप कैसे याद करोगे? तो आप 5-5 क्वेश्चन लगा लो ना, आपको सारे थ्योरम याद हो जाएंगे। बस आप उस पर बेस्ड 5-5 क्वेश्चन लगा लो, और इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप साथ में करो, उसका जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना तो आपको 50-60% चीजें अपने आप याद हो जाएगी। उसके बाद आप 5-5 क्वेश्चन और लगा लोगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि आपका सिर्फ लेक्चर देख के काम चल जाए तो नहीं हो पाएगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। अब देखो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमें पता है, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, और हमें रेडियस दे रखा है 7 इंटू 7। पाई को हम पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7। तो ये 7 से 7 चला जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, ये आपका 11 और ये 3 टाइम्स, तो ये 77/3 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब सेगमेंट क्या होता है? पहली बात सेगमेंट तो मैंने बताया ऊपर, इस वाले हिस्से को सेगमेंट कहते हैं। अच्छा अगर हम ये इसकी एरिया निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? आप सोचो। तो हम क्या करेंगे, इसमें
हम पहले इस सेक्टर की एरिया निकालेंगे। ये तो सेक्टर है ना पूरा, ये आपको पता है ये सेक्टर है, इसकी एरिया निकाल लेंगे। इसकी एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको शेडेड रीजन वाला, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसे दो साइड दी है, साइड ए बी ना, ट्रायंगल की दो साइड दी है और उसके बीच का एंगल थीटा दिया है, तो इसका जो एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा इसका एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमें पता है, और इसके एरिया को माइनस करना है, हाफ और ए बी की जगह आर आर दिया है, दोनों रेडियस है ना, और साइन थीटा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेगमेंट के एरिया को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अच्छा सा, कि टू आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 30 इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट द, ये देखो ये प्रतिच्छेद लिखा है ना। अच्छा यहाँ पे अगर पूरे पीपीटी में कहीं भी प्रतिच्छेद आएगा ना तो थोड़ा उसका फॉन्ट गड़बड़ हो गया है ना, तो आप उसको समझ जाना कि प्रतिच्छेद लिखा हुआ है। अदर टू आइडेंटिकल सर्कल है, देखो ये पहला एक सर्कल हो गया, सर्कम और लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच वन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो दो सर्कल है ना, ये दो सर्कल है, तो इनका जो सर्कमफ्रेंस है ना ये सेंटर से पास कर रहा है ये चीज। और हमें बताना है इंटरसेक्टिंग रीजन का, हमें एरिया बताना है, मतलब हमें इसका एरिया बताना है। ये जो ये वाला रीजन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका हमें एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल सर्कल है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस पूरे पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, देखो इसको इरेज कर दो पूरा, मैं समझाता हूं। ये हमारे पास दो सर्कल दिया था, ये हमारा सेंटर से पास कर रहा था ना, सेंटर से, तो देखो और दोनों आइडेंटिकल है, तो ये बताओ ये हमारा आर हो जाएगा। आप देखो ना ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, इसका देखो ये रेडियस ही तो है, या इस सर्कल का भी रेडियस है, तो ये आर हो जाएगा। देखो ये भी आर है, ये भी आर है हमारा, ये भी आर है और ये भी आर है, ये पूरा आर है। तो मतलब ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया। आप देखोगे इसको तो ये देखो इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया, मतलब ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, मतलब ये 120 डिग्री हो गया ना। अब देखो ये चीज ये है, तो अब देखो हम कैसे निकालते हैं। अब इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ये एक सर्कल है और हमें क्या निकालना है, ये देखो हमें ये वाला पोर्शन निकालना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और ये 120 डिग्री दिया हुआ है तो निकाल लो, हमें इसकी रेडियस भी 30 दी हुई है। तो इस सेक्टर की एरिया क्या होगी, 120/360 जो कि 1/3 होता है। तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आर 30 है, मतलब 900 और पाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमारा इस सेक्टर की एरिया निकल गया। अब हम इसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, तो हाफ इंटू 30 जो कि 900 हो जाएगा, और साइन 120 की वैल्यू होती है हमारी माइनस कॉस 30, तो हम माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कॉस 30 वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते तभी तो हमारा ये भी निकलेगा, ये पोर्शन भी तो है, ये पोर्शन भी तो है, ये वाला पोर्शन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा पूरा एरिया निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ये 3 तिहाई हो जाएगा और ये 600 पाई माइनस, देखो ये 2 चला जाएगा ये वाला, और हमारा ये 450, तो 450√3, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो पहली बात तो ये देखो सर्कल दिया है हमें। देखो क्वेश्चन आप खुद से पढ़ो, आज जब क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे ना तभी आप वीडियो में इंगेज रहोगे और तभी आपको फायदा मिलेगा। वरना अगर आप ऐसे बैठ के बस सुन रहे हो और ऐसे ही कर रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। आप पेन और पेपर लेके बैठो, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा हूं उसको आप खुद करो और क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ो, खुद समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद मैं जब बताऊंगा ना तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बस देखो ये सारे कॉर्ड हैं, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। जो डायमीटर होता है ना वो भी कॉर्ड होता है, और जो डायमीटर होता है ना सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। डायमीटर जो होता है ना सबसे बड़ा कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो कॉर्ड ना छोटे से छोटा तो एकदम छोटा हो सकता है,
मतलब जीरो तो नहीं होगा क्योंकि वो पॉइंट हो जाएगा, तो जीरो से कॉर्ड जो होता है ना, जीरो से ज्यादा रह सकता है, और जो कॉर्ड है आपका, ये आपका डायमीटर से कम रहता है। तो कॉर्ड जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू डायमीटर रहेगा, डायमीटर के बराबर भी हो सकता है। डायमीटर को हम 2r लिख सकते हैं, कॉर्ड 2r लिख सकते हैं। मतलब जो कॉर्ड है ना, जो आपका रेडियस है, रेडियस देखो, रेडियस आपका हमेशा कॉर्ड बाई 2 के ज्यादा या उससे बराबर रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई इतनी? हमसे वही कह रहा है, अगर हमें कोई कॉर्ड दिया है इतना, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो सकती है, किससे ज्यादा या किससे कम हो सकती है। तो आप देखो, अगर इसको मैं मान लूं मैक्सिमम है कॉर्ड, ये कॉर्ड जो है ना, अगर मैं मान लेता हूँ डायमीटर है बेसिकली, तो आप देखो यहाँ पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 10.25 आ जाएगा। मतलब रेडियस की वैल्यू इससे तो ज्यादा ही रहेगी, इससे कम हो ही नहीं सकती। ये बात आपको समझ में आ गई? तो बस वही चीज है, और ये इस बार सीजन में पूछा गया था, इस बार जो 2023 में मेंस हुआ था उसमें। अब देखो कॉर्ड तो आपको समझ में आएगा कॉर्ड क्या होता है। कोई भी कॉर्ड है अगर सर्कल का, यहाँ पे जैसे ये RS जो है ना कॉर्ड है, अगर हम सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे OA जो है ना ये परपेंडिकुलर है, अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो RS को बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली। तो देखो मतलब RA जो है ना वो AS के बराबर हो जाएगा, या आप वाइस वर्सा भी कह सकते हो। वाइस वर्सा आप ये कह सकते हो कि अगर कोई कॉर्ड है और अगर इसका मिड पॉइंट A है और आप रेडियस और इस मिड पॉइंट को मैच करते हो तो हमारा 90 डिग्री पे काटेगा। आप दोनों बात कह सकते हो, आप परपेंडिकुलर डालो तो बाइसेक्ट होगा, या अगर आप इसको मिड पॉइंट से अगर उसके सेंटर को जोड़ते हो तो वो आपका परपेंडिकुलर रहेगा। तो वाइस वर्सा में आप कोई भी बात कह सकते हो। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। हमसे कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर है, मतलब ये OA की वैल्यू 15 दी है इस कॉर्ड पे ना, तो ये 15 वैल्यू दी है OA की। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड पे, अच्छा देखो ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। और हमसे डायमीटर पूछा तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। आपको पता है ये OR तो रेडियस होगा, ये रेडियस है, तो पाइथागोरस से आप निकालो तो ये हमारी रेडियस 25 हो जाएगी। 225 प्लस 400 625 का रूट 25 हुआ, तो ये हमारी 25 हो जाएगी। जब रेडियस 25 हो तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हमें पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो। तो देखो इनका सेंटर सेम है, दोनों सर्कल का अंदर वाला जो सर्कल है और बाहर वाला सर्कल है उनका सेंटर सेम है। अब हमसे क्या कहता है, जो बड़े वाली सर्कल का एक कॉर्ड है जो कि छोटे वाले सर्कल के कॉर्ड को टच करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो टेंजेंट का मतलब ही होता है कि कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करे, जैसे ये अगर सर्कल है इसको टच करे तो वो हमारा टेंजेंट होता है। तो ये देखो ये आपका टेंजेंट है। तो आपको ये पता है टेंजेंट 90 डिग्री पे टच करता है, ये देखो ये 90 डिग्री है। तो आप ये छोटा वाला सर्कल सोचो, छोटा वाला सर्कल, तो छोटा वाला जब सर्कल सोच रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है ये 90 डिग्री है, ये टेंजेंट है और ये ON उसका उस पर परपेंडिकुलर है। अब आप बड़े वाले सर्कल को सोचो तो ये जो कॉर्ड है इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा, जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो आपको ये बात समझ में आ गई PN इक्वल टू NQ होगा, ये इस पे टेंजेंट है। और ये आपको एक बात और समझ में आई होगी, अगर कोई भी दो सर्कल है, अगर ये कोई भी लाइन जो है ना कॉर्ड इसका टच कर रहा है ना, तो ये जितना भी बड़ा होगा ये इसका हाफ हो जाएगा, जहां पे टच कर रहा है तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई, क्यों करेगा, क्योंकि भाई ये तो टेंजेंट है इस पे, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो बाइसेक्ट करेगा। तो ये चीज है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। AB एंड CD इतना 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे एक सर्कल की बात हुई है, सिर्फ एक सर्कल है ना। इस पे कह रहा है हमसे कि दो कॉर्ड है और सेंटर के एक ही साइड है, मतलब या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे। दो कॉर्ड हैं, ये एक कॉर्ड है और ये दूसरा कॉर्ड है और दोनों पैरेलल हैं। और हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमें 4 दे रखी है। और हमें ये भी पता है अगर, और ये परपेंडिकुलर है, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते तो ये बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, अब मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। तो हमसे कहा है ये AB है और ये CD है, AB और CD है, और AB हमारा 28 दिया है। अगर AB 28 है, ये जो AB है
ये पूरा 28 है और ये पूरा 22 है। तो हमें पता है भाई अगर ये 28 है तो ये हमारा 14 हो जाएगा, अगर ये 22 है तो ये हमारा 11 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम x मान लेते हैं। अब आप क्या करो, अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी रेडियस क्या है, हमसे रेडियस पूछ रहा है, इस सर्कल की रेडियस क्या है। तो अब आप ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। देखो अभी आप इसको, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इस वाले ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है इसको ऑब्जर्व करो। तो ये पाइथागोरस लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 196 प्लस, एक सेकेंड में इसको अच्छे से लिख दो, 196 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। मतलब रेडियस हमारी 196 प्लस एक्स स्क्वायर आ रही है। अब आप इसको भूल जाओ, अब आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और आप इसे देखो, ये जो है ये वाला सर्कल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देख रहे हो, और ये तो रेडियस होगा जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 196 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ना, और ये हमारा एक्स दिया था। अब इस सर्कल को आप देखो तो हमें पता है अगर पाइथागोरस लगाओ तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो हमसे कह रहा है 196 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सॉरी एक चीज मैंने गलत बोल दी, ये जो होता है ना x प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, 2ab 8x और प्लस 121 11 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये इससे चला गया, ये आपका 180 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो आपका 59 बचेगा और यहाँ पे आपको 8x आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 7 और 0.4 करके समथिंग इतनी आ जाएगी x की वैल्यू, इतनी आ गई। अब आप इसको इसमें डाल दोगे ना तो आपका रेडियस निकल जाएगा, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, अगर 7.4 को मैं 75 मानूं क्योंकि 75 का स्क्वायर निकालना इजी होता है, तो ये आपका इतने के आसपास आ जाएगा। इससे थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, इससे वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। तो 56.25 आप करोगे, 25 ये 2 और ये आपका 5, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप देखो ये 16 के स्क्वायर के पास ज़्यादा है, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 16 के पास जो वैल्यू है वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको और रिपीट करके बता दे रहा हूँ ना, मैं आपको बता दूंगा बस करना कैसे है। ये देखो हमारे पास 2 सर्कल दिया था, ये एक सर्कल है, एक सर्कल दिया था और इसके 2 कॉर्ड हैं, ये 2 कॉर्ड दिए थे हमारे पास और ये हमें सेंटर दिया है। इसके बीच की दूरी जो है ना, इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसके बीच की दूरी 4 दी है, मैंने इसको x मान लिया। और ये हमें पता है ये 14 दिया है और ये हमें 11 दिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें तो 28 का 14 हो जाएगा और ये 22 का 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाल ली पाइथागोरस से, और इस रेडियस की वैल्यू हम इस वाले ट्रायंगल में पुट कर दिए, ये वाले ट्रायंगल, और फिर हमने इक्वेट कर दिया तो हमारी r की वैल्यू आ गई। अब ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, ये तो फिर भी टफ था, इसमें कैलकुलेशन थी, इसमें आपकी कैलकुलेशन भी नहीं है ज़्यादा, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसको आप खुद करोगे। अब देखो अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आइडेंटिकल सर्कल हो या डिफरेंट साइज के सर्कल हो, तो जो इसके इंटरसेक्ट वाली जो कॉमन कॉर्ड है ना, तो ये कॉमन कॉर्ड होगी, क्योंकि यही एक कॉमन कॉर्ड बन सकती है इन दोनों में। देखो ये इसकी भी कॉर्ड है, इस वाले सर्कल, छोटे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और बड़े वाले सर्कल की भी कॉर्ड है, तो इकलौती कॉमन कॉर्ड होगी। तो जो कॉमन कॉर्ड होगी और जो लाइन होगी ना जो इन दोनों के सेंटर को जोड़ रही होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो मतलब कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये हो, इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। देखो अगर मैं इस 2 ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूं, देखो ये PAQ, अगर मैं PAQ और PBQ को ऑब्जर्व करूं ना, तो आपको पता है ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है, मतलब छोटे सर्कल की रेडियस और बड़े सर्कल की रेडियस। तो देखो ये जो है ना इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, और ये PQ कॉमन है, मतलब ये SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और जब SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ये एंगल जो है ना वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। हमने अब तक क्या देखा, जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर आ चुका है। अब देखो हमें पता है ये साइड, अब हम इस ट्रायंगल को देखो, अगर इस ट्रायंगल को देखो, ये जो
ए पी एम है और पी बी एम है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखो तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो चुकी है और ये हमारा कॉमन है। तो ये हमारा एस ए एस से हमारा ये जो है ना इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। मतलब ये जो एंगल है ना ये दोनों भी एंगल बराबर हो जाएंगे और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये 90 पे ही बराबर हो सकते हैं। तो हमारा ये हमारा 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर। और जब ये परपेंडिकुलर हो चुका है, जब ये परपेंडिकुलर हो चुका है तो ये देखो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको नहीं समझ में आई प्रूफ तो सिंपल आप याद रखो, अगर कोई भी दो सर्कल हैं, छोटे हो सेम साइज के हो या बड़े साइज के हो, अगर दो सर्कल हैं तो जो उनका कॉमन कॉर्ड है और जो उनकी सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर और कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है। प्रूफ मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल दोनों का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को पी एंड क्यू पे। मतलब दो सर्कल दिया हुआ है, दोनों सेम साइज के पी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें पता है दोनों की जो रेडियस है ना वो 6 है। दोनों का जो रेडियस है वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पता है ये जो कॉमन कॉर्ड है और जो दोनों सेंटर को ज्वाइन कर रहा है ये 90 डिग्री पे कट करेगा, जो हमने पीछे देखा। अब हमसे ये 6 वैल्यू दी है और हमें कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब अगर ये पी क्यू 10 है तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 6 और 5 है, पाइथागोरस लगा दो तो हमारा ये जो है ना √11 आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा √11 आ जाएगा। और जब ये √11 आ जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा 2√11 आ जाएगा, 2√11 आ जाएगा। आपको मैं एक बार और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमें पता है ये 90 डिग्री पे कट करेगा क्योंकि ये कॉमन कॉर्ड है और ये हमारा है, दोनों को सेंटर को दोनों ज्वाइन कर रहा है। हमें पता है ये रेडियस हमें 6 दे रखा है और ये 10 दे रखा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये 5 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, इस पे हम पाइथागोरस लगा रहा है तो हमारी इसकी जो वैल्यू है, इस वाले पोर्शन की जो वैल्यू है, इस वाले पोर्शन की, ये हमारी √11 आ गई। तो हमारे इस वाले पोर्शन की वैल्यू पूछा है हमसे तो इसकी 2 × √11 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू चेंज है। अब देखो क्या कह रहा है। पहली बात तो कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, मानो यहाँ पे पॉइंट है, तो अगर इस पे हम टेंजेंट डालते हैं ना, एक टेंजेंट इधर पड़ सकता है एक टेंजेंट इधर पड़ सकता है, तो ये टेंजेंट हमेशा आपस में इक्वल होगा, हमेशा। चाहे छोटा सर्कल हो यहाँ से लाओ चाहे जहाँ से लाओ, ये जो टेंजेंट है ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। अब इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करें, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो हमें पता है कि ये तो दोनों रेडियस है, ये दोनों तो आपस में इक्वल ही रहेगा। ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें कॉमन दिया है, तो RHS से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो हमें पता है भाई ये साइड जो है इसके इक्वल हो जाएगी। तो बस ये प्रूफ था। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O। ठीक है, ये एक हमें सर्कल दिया हुआ है, इसका जो सेंटर है हमें O दिया हुआ है और PT एक टेंजेंट है, मतलब ये P है और ये T एक टेंजेंट दिया हुआ है। T पे टेंजेंट है, ठीक है। PT हमें 12 दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PO हमें 13 दिया हुआ है। और हमें पता है भाई कि टेंजेंट जो है ना अगर सेंटर से कनेक्ट करते हो तो 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस पे पाइथागोरस लगा दो तो हमारा इजीली ये 5 आ जाएगा। तुमसे यही पूछा है, इसका रेडियस पूछा तो ये रेडियस ही तो है, तो 5 आया। तो इजी था कि नहीं। अब हमसे ये चीज कह रहा है ये सर्कल है, PA एंड PB आर टेंजेंट एट A एंड B रिस्पेक्टिवली विद सेंटर O सर्कल। देखो ये सेंटर सर्कल दिया है हमें, ये हमारा सेंटर है O और हमें कहा है PA एंड PB टेंजेंट है दो। फॉर्म एन एक्सट्रा, ये P पे एक्सटर्नल पॉइंट में मीट कर रहे हैं। इफ APB मतलब ये वाला जो एंगल दिया हमें 24 डिग्री दिया है, तो हमसे AOB पूछ रहा है, मतलब हमसे ये पूछ रहा है AOB। तो हमें पता है ये 90 डिग्री होगा, ये तुम्हें पता है टेंजेंट 90 डिग्री पे होता है। हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का सम होता है वो 360 होता है, जिसमें हमारा 90 + 90 180 निकल चुका है। मतलब इसका सम
और इसका सम 180 होना चाहिए, तो मतलब ये हमारा 156 हो जाएगा, 156 डिग्री। तो आप कितनी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अब टेंजेंट सेकेंड थ्योरम होता है। देखो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम हमारा इन दोनों में लगता है, लेकिन मैंने इसको भी ऐड कर लिया है ना, जिससे आपको एक मैं याद करने का तरीका बताना चाहता हूं कि आप कैसे याद कर सकते हो, भूलो ना। तो तीनों सर्कल में आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस जो है ना ऐसे सरकमफ्रेंस को काटते हुए निकल रही हैं, दोनों लाइंस, और वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है और सरकमफ्रेंस को काटते हुए या टच करते हुए निकल रही है। तो देखो आप देखो यहाँ पे देखो, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये टच करते हुए निकल रही है और एक इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है ना, जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां से हमें सरकमफ्रेंस पे जाना है बस बार बार। तो देखो ये देखो, तो ये लाइन हमारी यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें यहां से बी पे जाना है एक बार और यहां से सी पे जा रहा है, जहां पे काट रहा है वहां तक जाना है। यहां से हमें डी पे जाना है और यहां से हमें ई पे जाना है, यहां से हमें वी पे जाना है और 2 बार जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार काट रहा है, इसे यहाँ पे 2 बार जाएंगे। यहाँ से यू से एक्स पे जाएंगे, यू से वाई पे जाएंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन है, तो यहाँ से इस पे जाएंगे, यहाँ से इस पे जाएंगे, यहाँ से इस पे जाएंगे, यहाँ से इस पे जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तब हम वही चीज मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में वही चीज हम मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं। तो देखो ए से बी पे जा रहा है ना, ए से बी पे जा रहा है, तो ए बी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए ई, ए डी इंटू ए ई। अब यहाँ पे देखो यूवी पे तो एक ही बार गया, तो यूवी इंटू यूवी 2 बार जाएंगे, और ऐसे यू एक्स इंटू यू वाई इक्वल टू यू एक्स इंटू यू वाई। अब इस केस में आओ, ई बी इंटू ई डी, ई बी इंटू ई डी इक्वल्स टू ई सी इंटू ई ए, ई सी इंटू ई ए। तो ये हो गया हमारा 4 रिजल्ट, हमारा यहां से निकल के आ गए। तो हमने क्या किया, जहां पे इंटरसेक्ट किया है वहां से हम सरकमफ्रेंस पे जा रहे हैं, बस जहां से इंटरसेक्ट किया वहीं से जाएंगे बार बार। तो इसीलिए आपको ये 4 रिजल्ट याद रखने हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, डी इज द कॉर्ड एंड के डी ई इज अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल। और देखो ये कोई सर्कल दिया हुआ है जिसमें हमसे कह रहा है डी ई जो है ना वो कॉर्ड है और के डी ई हमारा सेकेंड है, के डी ई हमारा सेकेंड है, एंड के एच इज अ टेंजेंट। देखो ये हमारा टेंजेंट है के एच, सॉरी ये गलत ड्रा हो गया, हमारा के एच जो है टेंजेंट दिया हुआ है। हमें के डी की वैल्यू 9 दी है और हमें डी ई की वैल्यू 7 दी है और हमसे के एच की वैल्यू पूछा है। तो आपको पता है आप के से एक बार डी तक जाओगे 9 और फिर आप के से ई तक जाओगे, तो 9 + 7 हमारा 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू के एच। एक बार है तो 2 बार जाओगे, के एच इंटू के एच जो के एच स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 3 इंटू 4 इक्वल्स टू के एच हो जाएगा, तो ये आपका 12 आ जाएगा, के एच की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। अब देखो 2 chords ऑफ सर्कल ए बी एंड सी डी मीट आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट पी। मतलब 2 कॉर्ड हैं सर्कल के, ये एक सर्कल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ए बी एंड सी डी मीट कर रहा है ना, तो ए बी एंड सी डी आप ऐसे लिखोगे, ए बी एंड सी डी। ए बी का मतलब है ना इस डायरेक्शन में, और सी डी का मतलब इस डायरेक्शन में वो मीट कर रहे हैं, किस पे, पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करोगे ना क्वेश्चन को, जैसे ए बी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपने सी डी लिख दिया, ए बी और सी डी, और आप ऐसे मीट करा दोगे ना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे ए बी और सी डी मीट कर रहा है, मतलब आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मीट कर रहा है, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, ऊपर वाले फिगर में किया है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हमसे क्या कर रहा है, एपी जो है ना वो 200 है, एपी 200 है। अच्छा पहले हम बताओ इस पे क्या लिखेंगे, बीपी, यहाँ से पी से जाएंगे, पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पी से बी पे जाएंगे और पी से हम ए पे जाएंगे, पी बी इंटू पी ए इक्वल्स टू पी डी इंटू पी सी। तो हमें ए पी की वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है एम में दे रखा है, हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं 20, और पी बी की वैल्यू हमें दे रखा है क्या, ए बी की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो हमें अगर ए बी की वैल्यू दे रखा है तो हम इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं पी बी की। हमें ए बी की वैल्यू कितने दे रखा है, 12 दे रखा है,
तो 12 और ये पूरा हमें 20 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, तो पीबी की वैल्यू 8 हो जाएगी। पीडी की वैल्यू हमें नहीं दे रखा, पीडी की वैल्यू में नहीं दे रखा है, और हमसे पीसी की वैल्यू दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू दे रखा है, तो पीडी की वैल्यू हमें निकाल लेंगे, और पीसी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 16, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। तो पीडी की वैल्यू 10 आ गई। हमसे पूछा क्या है, हमसे सीडी की वैल्यू पूछा है, तो हमें पीसी की वैल्यू दे रखी थी 116, तो ये हमारी 6 आ जाएगी। 6 का मतलब 60 mm। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है हमें सब कुछ इसमें दे रखा है, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमें दे रखा है 18 और पी बी की वैल्यू हमें दे रखा है 6, मतलब ये हमें 6 दे रखा है पी बी की वैल्यू, और ए बी की वैल्यू हमें 18 दे रखा है, तो मतलब ए पी की वैल्यू 12 हो जाएगी। हमसे सी पी की वैल्यू दे रखा है 4 और हमसे पी डी की वैल्यू पूछा है, तो इसमें आसान है, 12 इंटू 6 इक्वल्स टू 4 इंटू हमारा पी डी हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो हमारी 18 वैल्यू आ जाएगी। बाकी प्रैक्टिस के तौर पे आप ये क्वेश्चंस करोगे खुद से ना, ये 4 क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब हम इस पे आते हैं। अब देखो कोई भी सर्कल है, उसका एक डायमीटर होगा, एक नहीं उसके मल्टीपल इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, तो जो भी उसका डायमीटर होता है उस सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। जैसे यहाँ पे ये ए बी हमें डायमीटर दे रखा है, ए बी डायमीटर है, और ये जो सर्कमफ्रेंस पे ना 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। अब देखो चाहे जहां पे भी हो, ए बी चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे जहां पे हो, ये 90 डिग्री का ही एंगल सबटेंड करेगा। समझ गए। अब देखो कोई भी सर्कल के अंदर आप 4 पॉइंट लो और चारों पॉइंट को कनेक्ट कर दो तो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, और उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जो लोग सर्कल के 4 पॉइंट्स पे हो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। समझ गए। तो इतनी बात आपको समझ में आई। कोई भी सर्कल का कोई भी 4 पॉइंट लो, उनको आपस में जोड़ दो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि 4 भुजाएं इसलिए क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसे। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी है, इनका जो सम होता है हमेशा 180 होता है। जैसे अगर बी और डी को भी ले लो तो भी अपोजिट एंगल्स है, तो इनका जो सम होता है वो 180 होता है हमेशा। जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो अगर इस केस में आप देखो यहाँ पे, तो अगर ये 110 दे रखा है हमें, एंगल सी जो है ना 110 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 70 डिग्री, तभी तो इन दोनों का सम 180 होगा। अगर यहाँ पे हमें 85 दे रखा है तो इसका कितना हो जाएगा 95। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी पे बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। हमसे फिगर में दे रखा है, सबको फिगर दे रखा है, पीक्यू में दे रखा है कॉर्ड है पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब बेसिकली डायमीटर दे रखा है हमें, और कैलकुलेट एंगल PQS एंगल हमें कैलकुलेट करना, मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। तो हमें पता है अगर हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को देखें PQRS को, ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS को देखें अगर हम, तो एंगल R और एंगल P का जो सम है वो 180 होना चाहिए, मतलब ये हमारा 70 डिग्री होना चाहिए। और अगर हम इसको देखें, ये जो हमें दे रखा है, तो हमें पता है ये डायमीटर है तो 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो मतलब ये भी हमें 90 डिग्री दे रखा है। और हमें पता है इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, तो ये 90 यहाँ पे होगा तो ये 70 होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा 20 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो कुछ बात हम और समझते हैं। कोई भी 2 पॉइंट है सर्कल पे ना, जो उसका माइनर आर्क होता है, माइनर आर्क कह लो या 2 पॉइंट कुछ भी कह सकते हो आप बेसिकली। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट लिया हुआ है, 2 पॉइंट है यहाँ पे A और C। आप इन दोनों पॉइंट को एक बार सेंटर पे ले जाकर जोड़ दो और एक बार सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी ले जाके जोड़ दो। जैसे यहाँ पे ये जो है ना सेंटर पे मिला दिया गया है और एक बार सर्कमफ्रेंस पे मिला दिया गया है, तो जो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है और ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड करता है, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है वो हमेशा 2 टाइम्स होता है, मतलब डबल होता है जो वो एंगल सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू x दी हुई है तो ये वाली वैल्यू हमारी 2x हो जाएगी। समझ गए। इस क्या कहा है हमसे कि अगर ये वाला एंगल x दे रखा है तो ये वाला एंगल हमारा 2x हो जाएगा। और ये जैसे यहाँ पे ना ये कैसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट है, मैंने क्या किया एक सेंटर पे मैंने लाइन ज्वाइन की और एक मैंने सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन की, तो अगर ये थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो अगर ये थीटा है तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा, मतलब ये डबल हो जाएगा, सेंटर पे जो रहेगा वो डबल रहेगा।
तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब ये चाहे जैसे हो सकता है, यहाँ पे है, चाहे ये यहाँ पे है, चाहे ये यहाँ पे है, कहीं पे भी इसको कर दो। मैं इस 2 पॉइंट से बस ये जाने चाहिए सर्कमफ्रेंस पे, तो ये भी हमारा θ/2 हो जाएगा, ये भी हमारा θ/2 हो जाएगा। तो अगर ये 62 डिग्री है तो हमें पता है ये जो होता है इसका डबल होता है, तो ये हमारा 124 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आ जाओ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है AOB 130 है, मतलब जो AOB है इसकी वैल्यू हमें 130 दे रखी है और हमें APB की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, ये कर देंगे। तो अगर ये 130 तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये 65 डिग्री हो जाएगा। और अगर आप अब इसको ऑब्जर्व करो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अपोजिट एंगल्स का सम हमारा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 165 का तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 115 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा 115 हो गया। अब देखो क्या है। अच्छा, अगर आपको ये बताऊं कि ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट है। अब ये 2 पॉइंट ना सर्कमफ्रेंस पे चाहे जहां ना, मतलब ये है कि बस एक साइड ही अपने, ये नहीं कि अपोजिट साइड यहाँ पे भी डाल के कह दूं मैं, यहाँ पे भी डाल के कह दूं कि ये भी सेम एंगल सब्टेंड करेगा, ये नहीं, एक साइड, किसी भी साइड। तो ये कहीं पे भी अगर ये 2 पॉइंट है, इसको आर्क कह लो या 2 पॉइंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ये सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी अगर सब्टेंड करें एंगल तो हमेशा वो थीटा, मतलब हमेशा इक्वल होगा आपस में। जैसे अगर यहाँ पे मैं ये भी सब्टेंड करूं या मैं यहाँ पे कहीं पे सब्टेंड करूं, कहीं पे भी, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, हाँ, तो ये हमारा पूरा एंगल सब आपस में बराबर होगा, थीटा 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 थीटा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो इस केस में जो एंगल ए है एंगल सी का इक्वल होगा। तो अगर हमें ये 43 डिग्री दिया है तो हमें पता है ये दोनों सेम पॉइंट से ही आया है, इस पे एंगल सब्टेंड किया, तो ये भी 43 डिग्री होगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 43 डिग्री होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका प्रूफ आपको छोटा सा बताऊं ना, तो ये देखो, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, ये जो है ना सेंटर को कनेक्ट कर दूं, तो अगर ये मान लो 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये देखो ये सेंटर पे सब्टेंड कर रहा है। तो अगर ये सर्कमफ्रेंस पे करूं तो ये हमेशा इसका आधा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब आप इसको भूल जाओ, एंगल सी को भूल जाओ, एंगल ए को देखो, तो हम वहीं से सेंटर पे सब्टेंड किए तो 2 थीटा आया, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा होता है ना, 2 थीटा का आधा होता है। तो ऐसे भी हम इसका प्रूफ बता सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा आपको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझना है, किसी भी 2 पॉइंट से हम किसी भी एक तरफ सर्कमफ्रेंस के एंगल सब्टेंड करें तो हमेशा इक्वल होगा। एक बात और समझो, अगर इक्वल कॉर्ड है कोई भी सर्कल का, कहीं पे भी 2 इक्वल कॉर्ड है, जैसे यहाँ पे कोई कॉर्ड है, यहाँ पे कोई एक कॉर्ड है, दोनों अगर आपस में इक्वल है ये, तो अगर सेंटर में जो एंगल सब्टेंड करेंगे ना ये हमेशा इक्वल करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये वाला जो है ना हमें दे रखा इक्वल कॉर्ड है, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, जो ए बी हमारा डी सी के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है यार ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो फिर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो बेसिक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 बहुत ही अच्छे थ्योरम है जो आपको बहुत ही इस पे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसको डायरेक्ट याद करना है आपको। बहुत ही अच्छे थ्योरम से दोनों। देखो, अगर कोई भी 2 सर्कल है वो आपस में टच कर रहा है, तो यहाँ पे ये सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं 2 सर्कल, दोनों सर्कल छोटे हों बड़े हों, डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, सेम साइज के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पे टच कर रहा है और एक कॉमन टेंजेंट रहेगा, तो कॉमन टेंजेंट भी देखो यहाँ टच कर रहा है, ए पे टच कर रहा है और यहाँ पे बी पे टच कर रहा है। तो हमने क्या समझा, एक कॉमन टेंजेंट है, वैसे कॉमन टेंजेंट 2 है, यहाँ पे 3 टोटल कॉमन टेंजेंट, अगर 2 सर्कल की बात करें तो 3 बनते हैं। देखो यहाँ पे भी एक टेंजेंट बन जाएगा, एक टेंजेंट हमें ये दिख रहा है और एक टेंजेंट ये दिख रहा है ना, तो 3 टेंजेंट बन सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है अभी। ये एक टेंजेंट दिया हुआ है तो ये 2 जगह टच करेगा, यहाँ पे ए पे टच करेगा और बी पे टच करेगा, और दोनों सर्कल आपस में सी पे टच करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो दोनों सर्कल जहां पे आपस में टच कर रहे हैं, तो जो ये वाला एंगल है ना, ये हमारा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और जब ये 90 डिग्री रहेगा तो अरे ये ट्रायंगल है, तो हमें पता है फिर अल्फा प्लस बीटा भी 90 होना चाहिए, क्योंकि टोटल सम हमारा 180 होता है ट्रायंगल का, तो अल्फा और प्लस बीटा जो हमारा 90 डिग्री रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। पहला थ्योरम ये है। दूसरा थ्योरम ये है, इसको हम अल्टरनेट थ्योरम बोलते हैं, टेंजेंट का अल्टरनेट थ्योरम। तो देखो, ये कोई भी हमें टेंजेंट दिया है और एक इसी टेंजेंट से हमें कोई भी एक ट्रायंगल बना रखा है,
कोई भी ट्रायंगल चाहे जैसा बना दो इस टेंजेंट से, बस कोई भी ट्रायंगल बना दो, कोई भी ट्रायंगल ऐसे बना दो ना। अब देखो क्या करना है, ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल या ये एंगल कह लो या ये वाला एंगल कह लो, तो ये जो एंगल बनेगा अल्टरनेट पे आओ, जैसे यहाँ पे आओ ना, तो इसके अल्टरनेट पे ये x है ना, तो ये हमारा x जो है ना 45 डिग्री के इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता, इस वाले एंगल की, तो अगर ये हमारा थीटा होता ना ये वाला, तो इसके अल्टरनेट पे ऐसे आओगे, डायरेक्शन आपको याद रखनी है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो आपको समझ में आई ये बात? देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार और। देखो कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, ये आपका एक टेंजेंट है, टेंजेंट है। अब यहाँ से एक हम जहाँ पे टच कर रहा है ना, वहाँ से एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो अगर ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो इसके अगर ये ऐसे डायरेक्शन में आ रहा हो ना, तो ऐसे डायरेक्शन में जाना है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। अगर ये हमारा फाई है, तो देखो ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो ये हमारा फाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट टेंजेंट, जो भी बोलते हैं थ्योरम। यार थ्योरम का नाम मुझे कभी याद नहीं रहता, लेकिन क्या उसमें है वो मुझे हमेशा पता रहता है, तो वही जरूरी भी है। आपको थ्योरम का नाम याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, आपको फिगर देख के ये समझ में आ जाता है कि हाँ अगर ये इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, इसमें क्या क्या बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए बस। अब देखो दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पी पे। देखो दो सर्कल हैं, ये आपस में ऐसे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यहाँ पे मानो टच कर रहे हैं, और ए बी एक कॉमन, ये पी पे टच कर रहे हैं, और ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये ए पे टच कर रहा है, ये बी पे टच कर रहा है। इफ ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, और पी ए बी हमें दे रखा है, पी ए बी मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 65 है। हमें ये तो बताइए तो 90 ही होगा, ये हमने पढ़ा पिछले थ्योरम में। और अगर ये 65 हो तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 90, दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, मतलब ये आपका 25 हो जाएगा। तो ये आपका 25 डिग्री हो जाएगा। ए बी पी हमसे पूछा है। अब देखो हम अगर जैसे हमें ये दे रखा है ए ओ सी, हमें ये 112 दे रखा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56। अब हमसे पूछ रहा है ए सी डी बताना है, मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है, ए सी डी ये वाला। तो अल्टरनेट थ्योरम देखो, अगर ये ऐसे है, ऐसे जाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा 56 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात आपको? तो अब हम कॉमन टेंजेंट भी देख लेते हैं। कॉमन टेंजेंट में जनरली हमसे कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछता है, और कॉमन टेंजेंट दो टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर दो सर्कल है हमारा ना, ये दो सर्कल है हमारे पास, तो देखो एक कॉमन टेंजेंट तो ये हो जाता है ना, इसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और एक टेंजेंट ये होता है, ये हो गया, या ऐसे कह लो ये हो गया, तो इसको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो हमसे जनरली इसकी लेंथ ही पूछता है। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में। तो देखो अगर हम ये सर्कल देखो ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो उसमें एक भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अब देखो अगर दो सर्कल है, एक इनसाइड है दूसरे के, और दोनों आपस में टच कर रहे हैं, देखो ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, इसमें ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। अब देखो ये दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें दो कॉमन टेंजेंट बन जाएगा, और कोई टेंजेंट बन नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे दो सर्कल टच कर रहे हैं आपस में, और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटरनली टच कर रहे थे। तो देखो ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो ये दो टेंजेंट यहाँ पे होगा, और एक टेंजेंट यहाँ पे भी बन जाएगा। और ऐसे ही अगर दो सर्कल थोड़ी दूरी पे हैं, तो देखो यहाँ पे चार टेंजेंट पॉसिबल है हमारे पास, ये टेंजेंट, ये दो ट्रांसवर्स और दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमसे जनरली ना इसकी लेंथ पूछता है, तो लेंथ निकालते कैसे हैं, हम एक बार इसका प्रूफ बता देता हूँ, बाकी आप इसका डायरेक्ट फार्मूला ही याद कर लेना। देखो अब हमारे पास ये दो दिए हैं ना, ये इनके सेंटर्स के बीच की दूरी दी गई है, ये जो है ना इसके सेंटर्स के बीच की दूरी दी हुई है। हम क्या करते हैं, ये छोटे वाले सर्कल के रेडियस से ना जो सेंटर है उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, पी क्यू जो दिया है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं स्केल ले लूँ क्या, एक मिनट में स्केल ले लेता हूँ, इससे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये तो हमारा हो गया ये। अब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है हमारे पास। देखो अब क्या है, ये R1 दिया है, तो ये भी R1 हो जाएगा कि नहीं R1, और ये हमारा R2 माइनस R1 हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमें R2 दिया हुआ है। तो ये R1 है, तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। और हमें क्या पता है
हमें जो ये लेंथ दी हुई है ना, ये हमें दिया रहता है डी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जनरली डी मान लो इसे। तो ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, देखो ये पूरा रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री ये रेक्टेंगल है, तो हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, आप कहोगे सर डी स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस से। तो टेंजेंट की हमारी क्या लेंथ आ गई, आप बोलोगे सर डी स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर का रूट। यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल, और आर टू बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और आर वन छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक हम वहाँ पे हमने छोटे वाले सर्कल के सेंटर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, जो टेंजेंट निकालना है उसके पैरेलल। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसफर टेंजेंट ये है ना, ये ट्रांसफर टेंजेंट है हमारे पास, तो ये ऐसे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना। अब देखो क्या है, अब देखो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखो जो लेंथ ये रहेगी वही लेंथ ये भी है, और ये R1 है, ये R1 मान लो और इसको R2 मान लो, तो ये R1 हो गया, तो ये भी R2 है। तो ये हमारा, अब इस ट्रायंगल को देखो, जो ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ इस ट्रायंगल को देखो बस, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, और आपको ये पता है ये जो PQ है ना, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो हमें यही निकालना है, जो कॉमन टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है ना उसकी लेंथ निकालना है हमें। तो हमें पता है ये हमारा R1 प्लस R2 हो गया, ये हमारा D हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ओ दोनों सेंटर। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाइथागोरस से, ये 90 डिग्री है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये हमारे टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। तो ये बेसिक था, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आप देखो, अगर आप दोनों फार्मूला में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आप हमेशा ये याद रखना, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है, जो ट्रांसवर्स होता है ना, ट्रांसवर्स वाला जो कॉमन टेंजेंट होता है, टेंजेंट इसकी जो लेंथ होती है ना, हमेशा कम होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से इसकी लेंथ जो होता है ना, कम होती है। मतलब ट्रांसवर्स वाला जो टेंजेंट होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। अब देखो, अगर ये छोटा है, मतलब ये छोटा है, तो आप देखो इसमें से बड़ी वाली वैल्यू माइनस कर रहे हो, और जब यहाँ से बड़ी वैल्यू में इसमें से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो ये वैल्यू जो है छोटी आएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हो, क्योंकि R2 माइनस R1 कम होगा, R1 प्लस R2 ज़्यादा होगा, तो आप यहाँ पे कम वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो इसलिए ओवरऑल इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे आप ज़्यादा वैल्यू माइनस कर रहे हो, मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू कम आएगी। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ट्रांसवर्स का फॉर्मूला प्लस वाला होगा और उसका माइनस वाला होगा। बाकी एक केस में आपको और बता दूं, जब दो सर्कल टच होते हैं ना, दो सर्कल टच है, और इसकी लेंथ बतानी है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है उसकी लेंथ बतानी है, मतलब जो जहाँ से जहाँ तक टच कर रहा है वहाँ तक। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये जो हमारा D है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों सेंटर, वो हमारा R1 प्लस R2 हो जाएगा। जैसे ये R2 है, R1 है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे D की जगह ना हमारा R1 प्लस R2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कट जाएगा, हमें 2R2 R1 बचेगा बस, और 2 नहीं 4 बचेगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इसका और 2 इसका, जैसे इसको खोल लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे हमारा R2 स्क्वायर माइनस हो गया, और माइनस R1 स्क्वायर माइनस हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2R1 R2 का रूट। तो आपका 4R1 R2 हो गया, जिसको बाहर निकाल लो, तो ये हमारा R1 R2 ही हो जाएगा। तो अगर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमारी डायरेक्ट ये हो जाएगी। एक आप ये रिजल्ट याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, याद कर लो तो बेटर ही रहेगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, देखो डायरेक्ट करेंगे बिना फिगर ड्रॉ किए। दो सर्कल हैं जिनके रेडियस 10 और 5 दी है, टच ईच अदर एक्सटर्नली, टच कर रहे हैं, मतलब 2R1 R2, 2 रूट में R1 R2 वाला फार्मूला लग जाएगा। एट पॉइंट ए, PQ इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दोस टू सर्कल ऑफ सेंटर C1 है, C2 है, O1 1 O2 जो भी दिया है, और PQ ही लेंथ बतानी है। तो हमें पता है PQ जो हो जाएगा हमारा 2 रूट में दोनों की रेडियाई 10 इंटू 5। तो आपको पता है ये 50 आ जाएगा, मतलब 25 इंटू, ऐसे ही कर लो, या इसमें से क्या कॉमन लिया है, 25 कॉमन ले लिया, तो 10√2 बच जाएगा। 25 को बाहर निकालोगे तो 5 बन जाएगा, 5 इंटू 2, तो हमारा 10√2 आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का बताना है। तो हमें पता है यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाता है, जो अंदर रहता है। तो देख लो, हमें पता है क्या दिया है,
टू सर्कल विद रेडियाई, हमें रेडियस दी है ये और डिस्टेंस दिया है 14। तो हमें पता है 14 का स्क्वायर 196 माइनस इन दोनों के सम का स्क्वायर, तो 6 4 10 100। तो 96 को देख लो कैसे लिख सकते हो 96 को रूट में। अब इसमें से क्या बाहर निकालोगे 9 तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो ये तो नहीं हो जाएगा। 16 निकाल सकते हो, 16 छक्का 96, तो 4√6 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपसे आता है और इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, आप इसको करो। अब देखो, अब एक थ्योरी में ही कुछ थ्योरी टाइप का ही क्वेश्चन आता है हमसे कि अगर सिंगल पॉइंट है तो उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो देखो ये सिंगल पॉइंट है, से देखो कितने भी सर्कल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट, तो भी इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होते हैं। आप देख लो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल पास हुए। अगर 3 पॉइंट है तो कोई भी 3 पॉइंट है ना, उससे एक सर्कल पास होता है, लेकिन मतलब 3 पॉइंट से एक सर्कल पास हो सकता है, लेकिन वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए बस। क्योंकि अगर कोलिनियर हो जाएंगे ना, देखो यहाँ पे अगर कोलिनियर हो जाते हैं तो आप देखो, आप इन दोनों से या तो पास करा सकते हो, या तो इन दोनों से पास करा सकते हो, या इससे भी पास करा सकते हो, लेकिन आप तीनों से नहीं पास करा पाओगे। तीनों, क्योंकि तीनों, अगर तीनों हैं तो यार वो एक लाइन बन जा रहा है ना, एक लाइन बन जा रहा है। 3 मतलब ऐसे सर्कल पास होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आपका ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो सर्कल होता है वो कर्व में होता है। तो ये चीज है, तो 3 कोलिनियर है अगर 3 पॉइंट, तो उससे सर्कल पास नहीं होगा। अदरवाइज हर 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है। ये भी आपको याद रखना है, सिर्फ एक सर्कल पास हो पाएगा। अगर कोई 3 पॉइंट हमें कोलिनियर नहीं दिए, जैसे यहाँ पे कोलिनियर नहीं है, तो इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल तो पास होगा ही होगा। आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं, क्या 4 पॉइंट से एक सर्कल पास हो पाएगा? क्या किसी भी 4 पॉइंट से एक कोई भी एक सर्कल पास हो पाएगा? तो ये देखो, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। मानो कोई 4 पॉइंट दिया है हमें, ये 4 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट अलग अलग जगह दिया है। हमें ये पता है कोई भी 3 पॉइंट ले लो, उससे सिर्फ एक सर्कल पास होता है। मानो अगर ये 3 पॉइंट लिया मैंने, इससे कोई भी सर्कल, मानो यहाँ बना तो नहीं पाऊंगा मैं, हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, सर्कल बना के सोच सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ये हमने एक सर्कल बना दिया, और हमें पता है ये 3 पॉइंट से, ये जो 3 पॉइंट है ना, मैंने ये सोचा ना, ये 3 पॉइंट मैंने पहले बनाया है और इससे एक सर्कल पास किया है। आप ऐसे सोचो, तो इस 3 पॉइंट से तो एक सर्कल पास होगा, सिर्फ एक सर्कल पास होगा। तो चौथा पॉइंट अगर मैं इस सर्कल पे कहीं रखूं, तभी 4 पॉइंट से एक सर्कल पास होगा। अगर मैं चौथा पॉइंट यहाँ पे रख दूं या यहाँ पे रख दूं, तो क्या इन किसी भी 4 पॉइंट से एक सर्कल पास हो पाएगा? तो आप कहोगे नहीं। तो 4 पॉइंट से जरूरी नहीं है कि एक सर्कल पास हो ही हो, वो पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन हर 3 पॉइंट से एक सर्कल जरूर पास होगा। ऐसे ही अब 5 पॉइंट्स आ गए, तो उनसे सर्कल पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ गए? तो ये चीज है, 3 पॉइंट से एक सर्कल जरूर पास होगा। 4 पॉइंट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे उससे ज्यादा जितने भी होंगे उससे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 पॉइंट से एक सर्कल जरूर पास होगा। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट और 1 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। तो इससे डायरेक्ट थ्योरी में क्वेश्चन आता है। अब देखो, ए बी सी आर पॉइंट्स जो हैं, एक सेकंड में थोड़ा यार इसकी एक्सपोजर कम कर दो, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स सच दैट ए बी हमें 9 दिया है, ए बी 9 दिया है, बी सी इक्वल टू 11 दिया है, और ए सी हमें 20 दिया है। कितने नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं? आप कहोगे सर 3 अलग अलग लेंथ दी है, मतलब इससे एक सर्कल पास हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है? देखो, हाँ ये बताओ, अगर 3 लाइन कोलिनियर नहीं है तो वो ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं? ट्रायंगल बनाते हैं। और कोई भी ट्रायंगल हो ना, कोई भी ट्रायंगल हो, उससे एक सर्कल तो पास होगा ही होगा, मतलब एक ही सर्कल पास होगा। समझे? एक सर्कल तो पास होगा ही होगा, और एक ही सर्कल पास होगा, क्योंकि यार ये 3 पॉइंट है और ट्रायंगल में तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होते। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल 3 पॉइंट से कोई भी अगर ट्रायंगल पॉसिबल है, तो उससे सर्कल 100% पास करेगा। अब इस केस में देखोगे ना, ये 2 साइड का सम जो है ना, वो तीसरे साइड के इक्वल है, मतलब ये ट्रायंगल ही नहीं है, ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। तो जब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी देखो कोलिनियर दिख रहा है, ये ए बी सी, देखो ये कोलिनियर है एकदम। देखो ये 9 दिया, ये 11 दिया, और ये हमारा 20 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो ये कोलिनियर है, दूसरी बात इससे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, और जब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है उन 3 पॉइंट से, तो सर्कल हमारा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो, एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हुई है। हमें ये पता है ना कि कोई भी सर्कल है
इसका जो टेंजेंट होता है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। ये हमने शुरू में ही पढ़ा एकदम। अब उसी पे बेस्ड है ये पूरा। देखो पहली बात तो हमें ये याद रखना है, कोई भी अगर सर्कल है वो किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा है, जैसे इस केस में ये क्वाड्रिलेटरल इसकी चारों साइड को टच कर रहा है, तो जो उसकी अपोजिट साइड्स का सम होता है ना वो इक्वल होता है। मतलब इन दोनों का जो सम है इन दोनों के इक्वल होगा। जैसे अगर इन दोनों का जो सम है ना, ये हमारे इन दोनों के इक्वल होगा, इन दोनों के। तो इतनी बात आपको समझ में आई। मतलब हमें कह रहा है ए बी प्लस सी डी जो है ये चीज़, वो हमारे डी ए प्लस सी बी के इक्वल होगा। अब ये होता कैसे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो अगर मैं इन दोनों साइड को लूँ, यहाँ हाईलाइटर देखो, ये इन दोनों साइड को लूँ, तो हमें तो ये बात पता है ना यार कि ये जो है ये इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा। टेंजेंट यही चीज़ तो किया है मैंने, ये इसके बराबर किया है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये चीज़ जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों हमारा इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ये दोनों हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इससे देख सकते हो ना इसका प्रूफ भी। तो ये टोटल हमारा इन दोनों के बराबर है, मतलब अपोजिट साइड्स का सम जो है वो इक्वल होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है हमसे, ये क्वेश्चन सेम वही वैल्यू डालनी है, तो ये क्वेश्चन आपको डालना है। ये देखो ये आपको पता है ना रिजल्ट, इससे में ये आप वैल्यू डाल दो तो आपका आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको खुद करना है। अब देखो क्या कह रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो हमें दिया है ए पी बी जो है ना, ए पी बी मतलब ये हमें दे रखा है, ये हमें 54 दे रखा है। अच्छा हमें पता है ये 90 है और ये भी 90 है, ये बात तो हमें पता है ना। यहाँ पे मैं पी ए ओ एंगल और पी बी ओ एंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों 90 है। तो हमें ये पता है ये जो एंगल है ना ये हमारा 180 माइनस 54 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों 90 है 180 हो गया तो ये दोनों भी 180 होने चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो हमारा ये 180 माइनस 54 हो जाएगा। अब आपने इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, जो ये ट्रायंगल दिया है ना ये हमें पता है 180 माइनस 54 है, ये बात हमें पता है। अब देखो अगर इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो तो इन दोनों का जो सम है ना, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो मतलब ये इस एंगल का सम इतना है, तो इन दोनों का जो सम है ना वो 180 माइनस 54 होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करो तो मतलब इन दोनों का जो सम है वो 54 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई। और आपको पता है ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे आपस में। तो ये जो एंगल है ये 54/2 हो गया, मतलब ये 27 हो गया, ये 27 डिग्री हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, ओ बी ए पूछा है, ओ बी ए, हाँ तो हमसे ये पूछा है 27, हमसे ये पूछा है ये वाला एंगल, तो ये 27 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर तो आ गया। अब एक रिजल्ट भी याद कर लो आप लोग कि अगर हमें ये थीटा दिया है ना, ये थीटा, तो ये हमें पता है ये हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बार पता चल गई। अब ये 180 माइनस थीटा है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो थीटा हो जाएगा। तो मतलब अगर इसका ये भी θ/2 हो जाएगा और ये भी θ/2 हो जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये θ/2 और ये भी θ/2 हो जाएगा। अब देखो अब हमसे एक क्वेश्चन पूछता है ना कि कोई दो सर्कल ऐसे या 3 सर्कल है, उसको हम एक स्ट्रिंग से या एक किसी रस्सी से या धागे से उसको एकदम टाइटली बांध दे रहे हैं ना, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, हमसे ये क्वेश्चन पूछता है। मतलब आप इधर देखो तो हमसे बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है ना, हमसे इसकी लेंथ पूछ रहा है, हमसे इसकी लेंथ पूछ रहा है जो स्ट्रिंग से तीनों सर्कल बंधे हुए हैं, या हमसे इसकी लेंथ पूछ रहा है ना, हमें इसकी लेंथ पूछता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो आपको पहली बात ये समझनी है कि सर्कल 2 है या 3 है 4 है 5 है, चाहे जितने सर्कल हों, जब हम उसको ऐसे रख के आपस स्ट्रिंग से ऐसे बांधते हैं ना, तो वो जितना सर्कल पे टच रहता है ना, चाहे 2 सर्कल हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, सबको मिला के वो सिर्फ एक सर्कल जितना ही टच करता है, मतलब 2πr ही टच करता है। कैसे, देखो यहाँ पे आप देखो अगर इसको ऑब्जर्व करो तो ये हमारा देखो आधा सर्कल यहाँ पे टच किया है, आधा सर्कल हमारा यहाँ पे भी टच किया है, मतलब टोटल मिला दो तो एक सर्कल जितना टच किया है। यहाँ पे देखो आप देखो यहाँ पे प्रूफ दे रखा है, आप इसको देख लो तो हमारा ये जो है ना ये 1/3 टच किया है, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3, तो ये हमारा कितना हो गया 360 डिग्री, मतलब एक सर्कल जितना टच किया है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो 1/4 टच किया है, यहाँ पे 1/4 टच किया है, यहाँ पे भी 1/4 और यहाँ पे भी 1/4, मतलब एक सर्कल जितना टच किया है। तो आपको बस इतना समझना है कि जो स्ट्रिंग सर्कल्स पे टच है ना, वो चाहे 5 सर्कल हो चाहे 6 हो चाहे जितने हो,
एक कंप्लीट सर्कल जितना ही वो स्ट्रिंग टच रहती है। तो मतलब अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ निकालनी है, तो 2πr ऐड होगा प्लस प्लस। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये देखो ये हमारा पता है हमें, ये हमारा d1 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये r है ये भी r है, तो ये हमारा 2r मतलब डायमीटर के इक्वल होगा। और ऐसे ही यहाँ पे दो, मतलब दो जगह, दो सर्कल के लिए दो जगह आया है, मतलब 2d मतलब 2πr प्लस 2d। अब यहाँ पे तीन सर्कल के लिए देखो, यहाँ पे एक लेंथ तो ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई और एक लेंथ ये हो गई, और ये तीनों देखो d के बराबर, ये तुम्हारा r प्लस r मतलब d, तो आपका क्या हो जाएगा 3d। ऐसे यहाँ पे 2πr प्लस ये देखो 1 2 3 4, और ये हमारा किसके बराबर है, d के बराबर है, देखो इसके बराबर है, तो 4d। मतलब चाहे जितने सर्कल हो, मैंने आपको ऑब्जर्व करके बता दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें कि आप ऐसे फॉर्मूला याद करो, आपके दिमाग में बस ये चीजें रहनी चाहिए। 4 सर्कल 5 मतलब 6 सर्कल है, 2πr प्लस 6d, समझ गए, तो ये चीज है। तो ऐसे ही 3 सर्कल है, रेडियस 6 है मतलब डायमीटर 12 है, और 3 सर्कल हमारा 12 3 36 प्लस 2πr। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 2 इंटू पाई, और हमें r की वैल्यू कितनी पता है 6, तो 12 पाई को p लिखा है और 36 12p प्लस 36। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ओरली बना सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट और है, आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसमें बेस्ट क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं वरना मैं ऐड कर देता। देखो कोई भी दो सर्कल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बात तो पता है इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी दो सर्कल है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से मैंने जो है ना, यहाँ से ये रेडियस होगा तो मैंने डायमीटर ड्रॉ किया, डायमीटर, और यहाँ से भी मैंने इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर ड्रॉ किया इस पॉइंट से ना। और आप जब इस दो पॉइंट को मिलाओगे ना, तो ये इससे पास होते हुए जाएगा, समझ गए आप, ये बात आप समझे कि नहीं, इससे पास होते हुए जाएगा, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर होंगे। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। देखो 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 देखो, आप सपोज कर लो ना, आप ऐसे फिगर बनाए हो, तो देखो ये है कॉमन, ये हमारा हो गया कॉमन, ये कॉमन हो गया, और आपको पता है यार ये देखो ये हमारा डायमीटर है, तो ये हमारा 90 डिग्री सबटेंड करेगा, और ऐसे ये इसका डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री सबटेंड करेगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हमारा क्या क्या पता चल गया, हमें एक 90 डिग्री पता चल गया है, ये 90 डिग्री है। और देखो एक बात आप समझो, जब ये 90 डिग्री हो गया दोनों, और दोनों एक पॉइंट में मिल रहे हैं, तो यार ये स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो पॉसिबल होगा। जैसे आप फिगर समझ लो, आप फिगर ऐसे बनाए होते, ऐसे आप समझ लो, ऐसे फिगर बनाए होते, ऐसे आप ऐसे फिगर बनाए होते, मान लो ये डायमीटर है, तो आपको पता है ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री रहेगा, और ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री रहेगा ना। तो अरे यार ये 90 डिग्री है तो ये 180 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना, तो ये टेढ़ा नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो वही ये हमारा कोलिनियर होगा हमेशा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने बता दिया, क्योंकि ये मुझे कहीं दिख गया था। तो बस सर्कल में इतने ही कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस सारे क्वेश्चन लगते हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल देखेंगे, हाँ इन कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं अब सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा। अभी मैंने पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन देखे थे जिनमें यही कॉन्सेप्ट पे पूछे गए, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे गए। बाकी मैं अब लास्ट के जितने भी 2010 के बाद जितने भी क्वेश्चन आए उसको मैं एनालिसिस करूंगा, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको लाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे, और सर्कल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बनने उनको कंप्लीट करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। तो मुश्किल से आपका 4 से 5 लेक्चर में मैं आपकी पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप पे ही है भाई, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मजबूत होगा। ये चैप्टर ये नहीं कि वीडियो देख के नहीं, वीडियो लेक्चर नहीं मांगते ये चैप्टर, ये आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। एडवांस मैथ्स में जितने भी चैप्टर है ना वो आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। मैंने देखा मेंसुरेशन का एक लड़का बता रहा था कि 40 लेक्चर है, 40 घंटे। भाई मेंसुरेशन मैं कभी पढ़ा ही नहीं, मैं सिर्फ मेंसुरेशन में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रिज्म पिरामिड के ही बस 1-2 बार फॉर्मूला देखा था बस, बाकी फॉर्मूला तो मुझे याद है 10th क्लास के बाद से ही यार। और वो भी प्रिज्म क्या है, प्रिज्म पे सिलेंडर वाला फॉर्मूला एकदम लग जाता है, और तुम्हारा पिरामिड कोन जैसा है, तो ऐसे रिलेट करके मैंने याद किया। मेंसुरेशन तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं यार, आज तक कभी भी नहीं पढ़ा, और उसके क्वेश्चन मेरे आज तक कभी गलत नहीं होते। तो यही है, ये चैप्टर पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ बनेगी और उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लेक्चर लगा आप बस ये बताना, बाकी थैंक यू सो मच।